सभी छत्तीसगढ़ पीएससी और यूपीएससी और अन्य पीसीएस परीक्षाओं में बैठ रहे उम्मीदवारों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सदानंद कुमार है। मैं 2010 बैच आईपीएस छत्तीसगढ़ कैडर में हूँ और आज हम आपको बताने जा रहा हूँ कि मेंस के एग्ज़ाम में कैसे लिखा जाए और उसकी तैयारी के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, खासकर उत्तर लेखन के संबंध। चूँकि पहले भी आज से 3-4 साल पहले भी कई सारे स्टूडेंट्स जिनको मैंने मदद किया, सहयोग किया, और अभी भी चूँकि आप लोगों के बीच कभी कभी ये रहता है तो बार बार एक सवाल पूछते हैं कि सर एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाना चाहिए, खासकर मेंस का उत्तर लिखने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह का उत्तर होना चाहिए, उसके भाषा कैसी होनी चाहिए, क्या उसमें निगेटिव मार्किंग होते हैं, आदि आदि, क्या भाषा जो है क्लिष्ट होनी चाहिए और क्या उसमें आसान लिखते हैं तो उसमें अंक देते हैं या नहीं देते हैं। तो इसमें कुछ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, क्योंकि मैं बिहार पीसीएस का टॉपर रहा था 2010 में ही, तो इसलिए मैं वहाँ के थोड़े एक्सपीरियंस को साझा करूँगा और कुछ यूपीएससी के भी अनुभव को अपना साझा करूँगा और एक उत्तर लिखने का एक सही तरीका क्या होना चाहिए, किन चीज़ों पे अपने को फोकस करना चाहिए, इन पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका उत्तर पुस्तिका ही आपकी जो होती है तस्वीर होती है, आपका चेहरा होता है और वही शक्ल होता है, आपका चित्र होता है। क्योंकि जो आप उत्तर लिखते हैं उसमें आपका फ़ोटो चिपका हुआ नहीं होता है, ये तो आपको भी पता है। आप जो लिखते हैं वही आपका चेहरा बताता है कि आप कितने अच्छे हैं, और उसी के आधार पे फिर आपको अंक मिलते हैं। और हम लोग जानते हैं कि हमारा जो सिलेक्शन होता है वो मेंस के आधार पे होता है, और मेंस ही सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है किसी बीपीएससी या यूपीएससी के सिलेक्शन के लिए। तो उसमें ज़्यादा बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार ऐसा लिखा जाता है तो ऐसा लिखना चाहिए, उसमें थोड़ा भाषा में गंभीरता होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको खुल के बोल रहा हूँ कि वो केवल बोलने की बात होती है। जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो वहीं जा कर के कुछ ऐसी स्थिति बनती है कि जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं और जो उस समय याद आता है वही लोग लिखता जाता है, और वही करना भी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम पहले से उसके लिए तैयार अगर रहते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दे कर के आगे बढ़ना चाहिए। तो अपना जो है उत्तर एक परिष्कृत होता है, एक अच्छा होता है, तो उनके लिए ध्यान देने योग्य बात है। तो एक अच्छे उत्तर लिखने की कसौटी क्या होना चाहिए, तो उसकी कसौटी की अगर बात करें तो उसका विस्तार और उसकी परिधि थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, और अनुपात और संतुलन पे विशेष ध्यान देना चाहिए, और प्रामाणिकता होनी चाहिए जो भी आप लिख रहे हैं। तो उसके प्रस्तुतिकरण कुछ गुणों से युक्त होना चाहिए, भाषा का आकलन, प्रस्तुतिकरण, उनके तकनीकी चीज़ों पे। तो हम सबसे पहला बात करेंगे आज उसके विस्तार और परिधि की कि क्या होना चाहिए। कि अब कहता है कि ये खराब उत्तर हो गया, ये अच्छा उत्तर हो गया। देखिए, उसमें खराब और अच्छा की बात नहीं है, बल्कि आप अगर विषय के बारे में कुछ भी लिख रहे हैं तो वो, और उनके बारे में जो प्रामाणिकता है, उसके बारे में जो भी आप लिख रहे हैं, जो भी आप प्रस्तुत कर रहे हैं, वो अच्छा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है फिर से कि उसके संदर्भ में अगर हम कैसे करें। तो सबसे पहला मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्योंकि एक मैं पहले भी मैं बताया हूँ एक आध वीडियो जो मेरा आप लोगों के लिए संदेश गया है कि आप सिलेबस को पढ़ें, तो आप पूरी तरह कॉन्सेप्चुअल बेस को लें, यानी अवधारणा को समझें, उनके कॉन्सेप्ट को समझें, और उसके आधार पे फिर आप उनको ऊपर लें। तो विस्तार कैसा होना चाहिए, उसको किस परिधि में रखना चाहिए। तो यहाँ महत्वपूर्ण होता है कि उसका ना तो ज़्यादा विस्तार करना है और ना ही कम करना है। तो एक और दूसरा बात आता है कि अनुपात और संतुलन की बात करें कि अनुपात में
कि एक किस पक्ष पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस पक्ष पे कम ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे चीज़ों में आप देखेंगे कि ये एक तरह से जो है, अगर कोई भी प्रश्न आता है तो सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष, सकारात्मक पहलू पे अपने को ज़्यादा ध्यान देना है, बल्कि नकारात्मक पहलू पे कम ध्यान देना है, कम उसके बारे में बताना है। क्योंकि आप अगर केवल नकारात्मक चीज़ बताएंगे तो उनकी केवल आपका अच्छाई तो आप फिर बता ही नहीं पाएंगे। और इससे ये उम्मीद की जाती है, आपसे किसी क्वेश्चन से ये उम्मीद किए जाते हैं कि आप जो आंसर लिख रहे हैं, जो उत्तर लिख रहे हैं, उसमें उसके सकारात्मक पहलू क्या क्या हो सकते हैं। और उसमें अगर यहीं पे आता है कि अगर किसी प्रश्न में आपके संबंध में राय पूछ लेता है कि इसमें क्या आपकी राय क्या है, तो अगर राय भी अगर आपसे पूछता है, ऐसे सवाल बहुत आते हैं कि राय, अगर कोई भी प्रश्न है आपका इस संदर्भ में अपना राय बताइए, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है। तो आप उसको कुछ का देखिए, मेंटलिटी जो होती है, मानवीय जो मेंटलिटी है, उसको थोड़ा सा अपने को सोच के चलना है कि हमें वहाँ पे अपना पूरी तरह से ये नहीं कि उसमें 1 लाख कमी है, वो नहीं। आपको उत्तर से लिख करके अंक कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, इस पे ध्यान देना है आपको। इसलिए उनके सकारात्मक पहलू पे ज़्यादा विचार करिए, और राय जो भी दीजिए आप सकारात्मक दीजिए, और नकारात्मक भी अगर है उसमें तो उसको कोशिश करिए कि वो सारा सकारात्मकता की ओर कैसे बढ़े, ताकि ये लगे कि आप भविष्य में उसके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। और वही आंसर पढ़ करके फिर आपको एग्जामिनर चाहता है कि आपको नंबर दें, और फिर आपको देखिए कितने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब एक बात आती है प्रमाणिकता की। अगर प्रमाणिकता की बात करें तो अब किसी भी उत्तर के लिए ये तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उसकी प्रमाणिकता होनी चाहिए। उनके जो आपको बेसिक जो तथ्य होते हैं, जो मूल जो सतही तथ्य हैं, उस पर ध्यान देना है, और उसका कॉन्सेप्ट, उनकी जो अवधारणाएं हैं वो अच्छी होनी चाहिए। अब इसमें जो उत्तर लिखने में अगर आप संस्कृत, भूगोल आदि जैसे है, कुछ भी है, श्लोक है, कोई कोटेशन है, कोई मुहावरे अगर वहाँ पे आ रहे हैं, तो उनको भी उसमें ज़रूर लाइए। और अगर इतिहास के प्रश्न है तो उसमें तथ्यात्मक होनी चाहिए। जैसे ज्योग्राफी के हैं, इकोनॉमी के हैं, तो उसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें गलती होने के चांस नहीं होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। अब वही अगर ज्योग्राफी का फिर से मैं बोल रहा हूँ कि सवाल है, तो आप उसमें मैप बनाइए। या अगर मैप का यूज आप ऐसा नहीं है कि केवल ज्योग्राफी में ही कर सकते हैं, और भी जगह जहाँ भी लगता है कि कोई डायग्राम, मानचित्र बनाया जा सकता है उसमें। जैसे अगर IR का सवाल आ गया, कि इंटरनेशनल रिलेशंस के सवाल आते हैं, भारत पाकिस्तान के संबंध की बात है, अभी जैसे भारत चाइना की बहुत ज़्यादा है, तो ये गलवान घाटी बार बार आता है, तो ये कहाँ पे है, आप इसको मानचित्र के माध्यम से आप इसको लोकेट कर सकते हैं। अगर इसको लोकेट करते हैं और एग्जैक्ट आप दिखा देते हैं, तो वो आपका प्रतिबिंब दिख जाता है कि आप किस तरह से उसको प्रतिबिंब को आप दिखा रहे हैं आंसर शीट में, और आप उनको नंबर देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, कॉन्सेप्चुअल, और ये उसके। अब चौथा जो है, एक भाषा कैसी होनी चाहिए। अब वो भाषा चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो या कोई भी माध्यम है, उसके लिए एक प्रवाह होनी चाहिए। भाषा क्या है, कहता है कि धारा प्रवाह। जैसे नदी की धारा है, नदी की धाराओं में हर चीज़ चलते हैं, गंदगी भी चलती है, ये सारी चीज़ें। तो वही भाषा है। भाषा में ये बोली नहीं है बल्कि आपको भाषा है, तो भाषा में एक लय होना चाहिए, एक उसमें धारा होनी चाहिए कि वो निरंतर चल रहा है। अब ये नहीं कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से लिंक ही ना करे, इस पे भी ध्यान रखना है कि पता नहीं एक लाइन ये लिख दिए, कुछ करते हैं कि उसका ना तो सिर मिलता है ना पैर मिलता है, तो वैसा नहीं, बल्कि एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, एक उसमें निरंतरता होनी चाहिए। तो लिखने वाले की जो भाषा प्रवाह होनी चाहिए, और वो एक ऐसा होना चाहिए ना कि जब आपके आंसर को पढ़े ना, तो ऐसा लगे कि हम उसको पढ़ते ही रहें और पढ़ने में वो आनंद आए। तो ये, और वाक्यों का जो अभी मैं जो बोला आपको कि एक वाक्य का दूसरे वाक्य से लिंक होना चाहिए, और उसी तरह अगर एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से अगर लिंक्ड होगा, तो कोई भी एग्जामिनर जब आपको पढ़ेंगे तो वो
बड़े मज़े से उसको पढ़ेंगे और लिखें, बताएंगे कि हाँ ये हमें यही चीज़ चाहिए था, अब क्यों ना हम इसको ले लें। तो इस पे ध्यान रखना है आपको, और इसके लिए आपको यथासंभव आपको चाहिए कि भाषा की शुद्धता, उसमें शुद्धता होना चाहिए, और उसके माध्यम पे पकड़, जैसे चाहे आपकी हिंदी हो या इंग्लिश हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें आपके जो शुद्धता और उसकी पकड़, खासकर वर्तनी में भी लोग गलती करते हैं, कुछ कुछ सामान्य शब्द अगर गलती करते हैं तो वो क्षम्य नहीं होता है। आप वैसे सामान्य शब्दों को गलती ना करें, और ख़ासकर व्याकरणिक जो आपके अशुद्धियाँ हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, उसको आप ना करें। तो और कभी कभी बार बार कई जगह हम जब सेमिनार में जाते हैं तो बोलता है कि सर लंबे लंबे सेंटेंस लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना लंबा भी मत लिख दीजिए कि 5 लाइन का एक ही सेंटेंस हो। आपको उससे कोई विद्वता दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सेंटेंस छोटा छोटा लिखिए, अगर वो ऐसा लग रहा है कि उतना बड़ा आप लिख सकते हैं और उसमें है और वो कंटिन्यूटी है तो ज़रूर लिखिए, लेकिन हम पर्सनली हम उसके लिए सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके सेंटेंस बड़े नहीं होना चाहिए, छोटे ही सेंटेंस होना चाहिए। और एक प्रश्न फिर हमसे बार बार पार्टिसिपेंट ये पूछते हैं कि सर शब्द का प्रयोग सामान्य शब्दों का प्रयोग करिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत क्लिष्ट शब्द का, इतना क्लिष्ट शब्द प्रयोग ना कर दें कि सामने वाले को ही समझ में ना आए। तो आपको ऐसे शब्दों का चयन करना है, ऐसे शब्दों को लिखना है जो कि बिल्कुल समझ जाए। अब ये नहीं कि ऐसा शब्द लिखिए कि उनको ही डिक्शनरी उल्टाना पड़ जाए कि देखने के लिए आखिर इस शब्द का अर्थ क्या हुआ। तो अब उसको अगर आप डिक्शनरी उल्टाने के लिए मजबूर करेंगे तो वो तो उल्टाएंगे नहीं आपकी डिक्शनरी, बल्कि आपको उल्टा देंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। और वहाँ पे जो साफ सुथरे शब्द बिल्कुल, और हल्के शब्दों का प्रयोग जो होता है उसको ना करें। कुछ हल्के शब्द में आप समझ ही गए कि कोई फूहड़ शब्द ऐसा हो तो उसको ऐसा नहीं करना है। और तत्सम शब्द जैसे होता है, संस्कृत के शब्द हैं, उसका प्रयोग हिंदी में हुआ है तो उनका भी प्रयोग, तो वो तो हमारे आज की बोलचाल की भाषा में हो गई है। तो ये सारे शब्दों पे अपने को ध्यान रखना है। और क्या है कि अगर आप उस बीच बीच में कोई मुहावरे आते हैं, कोई लोकोक्ति आती है, कोई कहावत आती है, तो उनको लिखने में कोई परहेज नहीं करिए। खासकर निबंध का पार्ट हो गया या कोई भाषा का पार्ट है, अगर भाषा के आप भाषा साहित्य के छात्र हैं तो, या कहीं भी किसी भी उत्तर में अगर लगता है कि इसमें लिखा जाना चाहिए तो उसमें कोई संकोच नहीं करिए। अब यहाँ पे एक सवाल फिर करते हैं कि सर ये बताइए कि अंग्रेजी का अगर कोटेशन मुझे याद है तो वो लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। अरे बिल्कुल, अंग्रेजी के कोटेशंस हैं और वो इंग्लिश में है तो आपको इंग्लिश में ही लिखना है। ये नहीं कि उसको देवनागरी में लिख देना है, नहीं, उसको आप इंग्लिश में करिए। अब जैसे साइंस के, अब यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करूँगा कि जैसे साइंस के कुछ शब्द होते हैं, अब साइंस के शब्दों को आप उसको अगर आपको लगता है तो आप इंग्लिश वर्ड भी यूज कर सकते हैं, आपको लगता है कि देवनागरी तो उसको देवनागरी में भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह अब यहाँ पे प्रस्तुतिकरण की बात हुई, तो प्रस्तुतिकरण जो होना चाहिए सरल होना चाहिए, पैराग्राफ, डायग्राम आदि नक्शे का प्रयोग होना चाहिए। एक सवाल तो ये तो हुआ एक सामान्य चीज़ कि कहता है ना कि गुड आंसर और बैड आंसर, इस पे अपने को थोड़ा देखना है कि बैड आंसर एग्ज़ाम में आपकी प्रस्तुतिकरण गुड ही आंसर की ओर आपको बढ़ता है। कोई बैड आंसर क्यों लिखेगा भाई, क्यों लिखने की कोशिश करेगा। और ये होता है कि सर प्रीलिम्स तो पास हो गए लेकिन मेंस में जो है हमें बड़ी तकलीफ़ आ रही है। तो आपको ध्यान देना है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी को अगर प्रीलिम्स खूब अच्छा स्कोर कर लिया है तो वो मेंस अच्छा ही लिख लेगा। वो कुछ होते हैं कि फैक्ट रटने में बड़ा एक्सपर्ट होते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ आपको जो मेंस में है, फैक्ट के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए और एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि खूब ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। अब आप प्रश्न की प्रकृति को देखिए
कि आपके छत्तीसगढ़ पीएससी में जो आते हैं कुछ 2 नंबर के सवाल आते हैं, 4 नंबर के पूछे जाते हैं, 5 नंबर के पूछे जाते हैं, 10 नंबर के पूछे जाते हैं। अब अगर एक छोटा सा मैं बात कहना चाहूँगा, अगर गांधी जी पे आपको कहे कि आप जो है 50 शब्द में लिखिए, तो अब गांधी जी पे अगर आप 50 शब्द में लिखने बोले तो गांधी जी समझ रहे हैं कि उसके ऊपर तो पूरी जीवन रिसर्च करे तो कम पड़ेगा, लेकिन आपको 50 शब्द में उसका पूरा पिक्चर क्लियर करना होगा। तो आप जन्म थोड़ा ना लिखिएगा कि उसका जन्म कब हुआ, ये हुआ, बल्कि उनकी चीज़ों को, उनके काम को आप, जैसे मैं एक आंसर बताना चाहूँगा इस पे कि आप उनको सिंपल लिख सकते हैं कि गांधी जी यानी मोहनदास करमचंद्र गांधी भाई पेशे से वकील, अफ्रीका में असहयोग आंदोलन आरंभ करने के पश्चात भारत आते हुए उन्होंने जो आरंभिक 3 आंदोलनों को किया, उसके बाद उस प्रेरणा लेकर के संघर्ष विराम संघर्ष की अवधारणा के आधार पे असहयोग आंदोलन, फिर विराम करता है सविनय अवज्ञा आंदोलन और अंत में भारत छोड़ो आंदोलन और राष्ट्रपिता, हमें आज़ादी दिला करके राष्ट्रपिता बने। तो ये आप देखिए, इसमें आपने पूरे गांधी जी को लिख दिया। तो अगर आप इसको इतना लिखते हैं तो अगर आपके 2 अंक हैं तो आपको 1.5 नंबर मिलेंगे, अगर थोड़ा कम करिएगा तो 1 नंबर मिलेगा। और यहीं पे मैं भूल ना जाऊँ इसलिए मैं बोलूँ कि कोई भी प्रश्न खासकर मेंस में छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़रूर कुछ ना कुछ उसके बारे में, अगर आप सिलेबस पूरा पढ़े हैं, अगर एक भी पॉइंट आपको आता है तो ज़रूर उनको अटेम्प्ट करिए। आपको 1 नंबर आधा नंबर भी मिलता है तो आप आगे ही बढ़ेंगे, नीचे नहीं है। एकदम ब्लैंक्स अगर छोड़ते हैं तो कभी भी कोरे पेज पे जो है कोई भी अंक नहीं मिलते हैं। तो ये है कि पीटी में अगर ज़्यादा अंक लाता है तो कहता है ना वो अच्छा करेगा, मेंस में कैसे लिखा जाता है वो नहीं, बल्कि आप जो है ना जो क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा एक परिचय देते हुए और परिचय से आरंभ करिए। कोई भी आंसर आप लिखते हैं तो 1 लाइन का परिचय, अगर बड़ा क्वेश्चन है तो 2-3 लाइन का परिचय दीजिए। अब ये नहीं कि परिचय में ही पूरा टाइम नहीं बर्बाद करना है, और उसमें जो है और अंत जो करना है, इसके बाद सकारात्मकता और बीच का जो पार्ट होता है उसमें जो भी फैक्ट हैं, जो भी चीज़ें आई है उनको आप अच्छे से लिखिए और इस तरह से आप पूरा तरह से उसको आप निगेटिव पॉजिटिव एक्सेप्ट की ओर बढ़ते हुए लिखें। अब जैसे मैं अपने बीपीएससी का एक क्वेश्चन का अनुभव शेयर करना चाहूँगा कि मुझे ज़्यादा वक्त नहीं मिला था बिहार के स्पेशल किताब पढ़ने को, तो लेकिन चूँकि मेरा इंडियन हिस्ट्री रहा था तो आया था कि बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं का क्या योगदान रहा। तो आप अगर केवल उनके फैक्ट की ओर जाएंगे तो कभी भी इस आंसर को नहीं लिख पाएंगे। अगर यही चीज़ अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट के आधार पे इसका बेहतरीन आंसर आप लिख सकते हैं। और वही मेरे भी दिमाग में आया कि मैं क्या करूं, इसको छोड़ दूं या क्या करूं। तो लगा कि जो भाई भारत में हुआ वही बिहार में हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन को जैसे उधर अपना मुंबई से शुरू हुआ और उसी दिन ग्वालियर टैंक मैदान से आपको पता है कि शुरू हुआ, उसी तरह जो है और गांधी जी ने उन्हें घोषणा ही कर दिया कि इसका कोई भी जो है नेता नहीं है, बल्कि अपने क्षेत्र के आधार पे अपने ही स्वयं ही जो है उसको नेतृत्व करिए। तो उसी तरह ग्वालियर में जैसे ग्वालियर टैंक मैदान में जैसे मुंबई में हुआ वैसे ही पटना में शुरू हुआ, और पटना के अलावा भागलपुर, मुजफ्फरपुर और सभी जगह वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी शुरू हुआ होगा, आप अगर यहाँ के इतिहास को पढ़ेंगे। तो अब आपको मुख्य कुछ लोगों के नाम जान लीजिए कि जो कौन कौन सी महिलाएं थी, जो एक्टिविटी बिहार के अलावा अन्य जगह हुई होगी वही एक्टिविटी कमोबेश वहाँ भी हुई होगी। वहाँ भी रेलवे है तो रेलवे को डिस्टर्ब वहाँ भी किया गया होगा, डाक तार व्यवस्था को बिहार में भी डिस्टर्ब किया गया होगा, और जैसे सड़कों को रोका गया होगा, अंग्रेज़ों की गाड़ियों को रोकी गई होगी, उनके कार्यालयों में धावा बोला गया होगा, उनको डिस्टर्ब किया गया होगा। ये पूरे भारत में हुआ तो बिहार में हुआ। अब सच बता रहा हूँ कि मुझे 2 से ज़्यादा महिलाओं के नाम याद नहीं थे, तो मैंने किसी का भी उठा करके डाल दिया, फलाने जगह में ये थी, फलाने जगह में वो थी। आप लेकिन कॉन्सेप्ट में कभी भी गलत नहीं किया, कभी कभी ये भी फ़ायदा हो जाता है। तो इस तरह से आप
बड़े अच्छे आंसर लिख सकते थे। तो ये होती है अवधारणा की बात, यही कॉन्सेप्ट है, यही आपको लेना है। तो ये एक छोटा सा प्रयास था कि आप इस तरह से किसी भी आंसर को आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप अगर, अब मैं एक प्रश्न पे बात करूंगा कि ये परीक्षा भवन में जब जाता है ना तो बड़ा असमंजस की स्थिति हो जाती है, क्या करें नहीं करें, प्रश्न कैसे इसको लिखें। कुछ कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं जिनके बारे में एक पार्ट तो आता है, 2 पार्ट नहीं आता है। ध्यान रहे कि कोई भी अगर बड़ा प्रश्न है या छोटा भी प्रश्न, वो 3 पार्ट में टूटता है। आप सबसे पहले प्रश्न को तोड़ने के लिए जानिए कि ये 3 पार्ट में टूटेगा क्या क्या, और फिर 3 पार्ट में अगर आप तोड़ लेते हैं कि ये इसके 3 पार्ट हैं, तो आप उस पार्ट में कुछ ना कुछ बड़े अच्छे से लिख सकते हैं। तो कोई भी प्रश्न है उसको ध्यान से पढ़िए और उनको पार्ट वाइज करिए, फिर उनके बारे में थोड़ा सा 5 मिनट 10 सेकेंड 20 सेकेंड 1 मिनट सोचने का वक्त लीजिए और उसको आप फिर आगे बढ़िए। और सबसे जो महत्वपूर्ण है, अब मैं बोलने जा रहा हूँ कि परीक्षा भवन में क्या होता है कि हम लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा किसी प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो उत्साहित हो जाते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा लिखने का प्रयास करने लगते हैं। अब 200 शब्द में पूछा है तो हमने लिख डाला 250 शब्द, क्योंकि हमको ज़्यादा आता है। अरे भाई 250 शब्द भी लिख देंगे, अगर वो 20 नंबर का है तो आपको 20 में से 25 नहीं मिल जाएंगे, वही मिलेंगे 15 या 16। तो इसलिए उसको भी ध्यान रखिए कि 200 शब्द कह रहा है तो आप 200 शब्द में ही उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। उससे कम हो जाए तो कोई बात नहीं, इसलिए शब्द सीमा का ध्यान रखना है। इसके बाद समय का भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि 3 घंटे में सारे प्रश्नों का उत्तर देना है आपको, और 3 घंटे में भी सोचने का वक्त होता है। इसलिए समय का विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी अगर 4 मिनट में अगर सवाल आंसर लिख सकते हैं तो उसको कोशिश करिए कि 3.5 मिनट में ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि परीक्षा के पूर्व जो हम लोग अभ्यास करते हैं वो हाइपोथेटिकल एक आप वैसे ही प्रश्न को, टेस्ट पेपर को बना लीजिए और लिखने का खूब अभ्यास करिए। जितना आप A4 साइज भरेंगे घर में बैठ करके, जितना प्रैक्टिस करेंगे परीक्षा भवन में, उतना आपके ऊपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होगी, लिखने की स्पीड होगी। कमोवेश कोई भी आप पेपर देखेंगे उसमें 3000 शब्द से कम नहीं लिखना है। अगर 3000 शब्द लिखना है आपको 3 घंटा यानी 180 मिनट में, तो आप स्पीड को कैलकुलेट करिए तो 25 से 27 ऑन एन एवरेज हो जाएगा, और उसमें भी आपको सोचने का वक्त चाहिए। इसलिए आप, और हिंदी अगर खूब कोई स्पीड लिखता है तो 27 शब्द 30 शब्द से ज़्यादा नहीं लिख पाता है, एवरेज उसका 25 ही रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप, अब ये भी ध्यान रखना है कि कोई प्रश्न छूटे नहीं। तो वैसे में आपको अगर 200 शब्द है तो 150, अगर खूब आप जानते हैं, पूरा आप जान रहे हैं, तो उसका आंसर जो है ना आप पॉइंट वाइज दे दीजिए। बिल्कुल ये पॉइंट 10 पॉइंट लिख दीजिए, 10 पॉइंट में आपको बढ़िया नंबर मिलेंगे। अगर आपको कम आती है कोई भी तो आप उसको थोड़ा पैराग्राफ में चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको, और ध्यान रहे कि वो शब्द को पुनरावृत्ति नहीं करनी है। तो ये है। अब लिखने का जो अभ्यास है वो प्रतिदिन आपको मेंस के लिए, मैं बोल रहा हूँ कि जो जून में एग्ज़ाम अपेयर करने जा रहे हैं मेंस का, वो, और कोई भी कभी भी जैसे ही प्रीलिम्स ख़त्म होता है वैसे ही आपका राइटिंग प्रैक्टिस डेली 3 घंटे का होना चाहिए। और वही थोड़े हर सप्ताह में कम से कम ऐसा होना चाहिए कि एक दिन 6 घंटा आप बैठ के लिखें। ठीक परीक्षा का माहौल अपने रूम में बनाएं कि वही क्वेश्चन पेपर हमने ले लिया और उसको हम लिख रहे हैं, चाहे कुछ भी लिखिए। देखिए, किसी को अगर आपको लगता है कि हम खराब ही लिखे हैं तो आप ही तो जानेंगे, किसी को मत दिखाइए, उसको खुद पढ़िए। खुद पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या गलती किया, क्योंकि आप उतना चीज़ पढ़ाई कर चुके हैं। तो ये टेस्ट पेपर स्वयं दें, है ना। और इससे क्या होगा कि आपको एक तो लिखने का अभ्यास हो जाएगा, और अगर कुछ भूल जाते हैं तो वो भी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। तो प्रतिदिन, और इसका प्रतिदिन अभ्यास बहुत ज़रूरी है। तो इसकी जांच भी जो है आप खुद करें, और खुद अपने किसी सीनियर से अगर आप कराना चाहते हैं तो उससे कराएं। तो
आप इस तरह से एक बेहतरीन आंसर लिख सकते हैं और बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि अपने को जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो लगता है कि इसका कहाँ से शुरू करें, ये भी बहुत बड़ी समस्या आती है कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे शुरू करें। उसके लिए बिल्कुल मत घबराइए, उत्तर आप शुरू कर दीजिए, बीच में आपके पॉइंट आ जाते हैं, वो होता है शुरुआत में। बस आप परिचय से शुरू करिए और एक सकारात्मक पहलू को लेते हुए उसका अंत कर दीजिए, और अंत में आपको सवाल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन बस यही है कि समय सीमा, शब्द सीमा और शुद्धता पे विशेष ध्यान देना है और लिखने की प्रैक्टिस भरपूर करना है। थैंक यू।